आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अपने आप कैसे लगा सकते हैं और टूरिज़्म के लिए, और साथ में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस है 0 से लेके 10 तक का, कि आपकी अगर प्रोफ़ाइल आपको ज़ीरो नॉलेज है वीज़ा की अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में, तो किस तरीके से आप वीज़ा तक पहुँच सकते हैं, क्या-क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ आप इस छोटी-सी वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं, या फिर आप अपने नेटवर्क में किसी से शेयर कर सकते हैं जिनको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा चाहिए हो। और अगर आपका वीज़ा या इमिग्रेशन का खुद का बिजनेस है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहले कि इसका प्रोसेस है क्या। शेंगन में आता है स्विट्ज़रलैंड, बट यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, शेंगन में आता है। यानी आप अगर स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेते हैं तो पूरे शेंगन एरिया में किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, आपकी लिबर्टी है। या फिर किसी और कंट्री का अगर आपके पास वीज़ा है तो स्विट्ज़रलैंड में आप आ सकते हैं, आपके पास लिबर्टी है, ये आपके पास अलाउड है। आपको इस वीज़ा का मतलब ये होता है। अब जो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हो गया जिसे हम कहते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन, और एक हो गया जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो पहले पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं। देखिए, यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई एप्लीकेंट किसी भी देश में, शेंगन एरिया में जब भी वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको ये चीज़ें बतानी पड़ती है कि वो क्यों जा रहा है, क्या उसका पर्पस है, और क्या उसके पास एलिजिबिलिटी प्रूफ है कि उसको वीज़ा मिलना चाहिए। वापस आने के उसके कितने सर्टेन चांसेस हैं कि काउंसलर को ऐसा ना लगे कि आप वीज़ा पॉलिसी को वायलेट करोगे, तो ब्ला ब्ला ऐसे करके कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं जब हम इमिग्रेशन की पॉलिसी की बात करें स्विट्ज़रलैंड में। ओके, तो पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आ जाता है कि आप जा क्यों रहे हैं, यानी आपको अपने पर्पस को डिफाइन करना होगा। सेकंड आ जाता है कि आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस भी कह देते हैं। यानी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप कहाँ पे जॉब करते हो, कितनी सैलरी है, कितना टैक्स पे करते हो, होम टाइज क्या है, यानी आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, बीवी बच्चे हैं तो वाइफ क्या करती हैं, बच्चे कितने साल के हैं, ये सब आ जाता है। दूसरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। हालांकि ये सारे ऑफिशियल हैं, लेकिन दूसरे वाले को ऑफिशियल कहा जाता है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के डॉक्यूमेंट्स है। यानी अब स्विट्जरलैंड के डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपके होटल वाउचर्स, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और आपकी फ्लाइट की टिकट्स। इसके अलावा अगर आपको स्विट्जरलैंड से कोई इन्वाइट कर रहा है या स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ कोई पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो भी वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में काउंट हो जाता है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड से डॉक्यूमेंट आ रहा है, स्विट्जरलैंड से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वहाँ से आपको इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, ये सब मंगाना होगा। ओके, तो इन दोनों को डिकोड करते हैं आप। सो फर्स्ट आ जाते हैं दोबारा से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कवर लेटर डिज़ाइन करना है। कवर लेटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप उसको देखिएगा, आप समझ जाएंगे कवर लेटर कैसे बनाया जाता है। कवर लेटर होता है जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आप उनकी कंट्री में क्यों जाना चाह रहे हैं। ओके, दूसरा हो जाता है वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वीज़ा फॉर्म को ध्यान से देखें। वीज़ा फॉर्म पे भी सेपरेट वीडियो है इसी चैनल पे, शेंगन वीज़ा फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें अगर आपको फिल करना नहीं आता तो। थर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसमें आप अपने प्रोफेशनल प्रूफ लगाते हैं। यानी आप बिजनेस करते हैं तो अपना जीएसटी लगा सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस लगा सकते हैं। आप जॉब करते हैं तो कंपनी से एनओसी लगा सकते हैं, चाहे तो सैलरी स्लिप को भी अटैच किया जा सकता है। आप फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसका कोई ना कोई प्रूफ हो, राइट। आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसका कोई प्रूफ हो। आपकी रेंटल इनकम आती है तो रेंट एग्रीमेंट्स हो। आप पेंशनर हैं तो रिटायरमेंट लेटर हो, पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि आपके पास एक मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एक्टिव है, राइट। सिंपल सा है। अब अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप लगाते हैं तो मेक श्योर आप 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लगाएं। काफ़ी केसेस में 3 मंथ्स की भी एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन अगर 6 महीने की हो तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज 3 मंथ्स की भी चलती है। आईटीआर जो है वो 3 साल की लगाएं। साथ में कंप्यूटेशन चाहे तो आप अटैच कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको कहूँगा कंप्यूटेशन आपकी बहुत अच्छे से डिजाइंड है तो ही अटैच करें, अदरवाइज एक्नॉलेजमेंट पेज जो है दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा कंपनी से एनओसी, अब एनओसी के ऊपर भी सेपरेट वीडियो है। ओके, देखिए हर टॉपिक को कवर किया गया है चैनल पे। एनओसी कैसे बनाते हैं, कंपनी आपकी एनओसी क्यों बनाती है, उसमें क्या लिखना चाहिए, वो सब उस वीडियो में बताया गया, बट मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। एनओसी होता है जिसमें कंपनी कहती है कि भाई ठीक है, मिस्टर XYZ हमारे यहाँ काम करते हैं और इस डेट से लेके इस डेट तक हमने इनकी लीव को अप्रूव कर दिया है और ये वापस आके इन डेट्स पे ड्यूटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। समथिंग लाइक दैट। हर कंपनी का अलग फॉर्मेट होता है। इसे एनओसी कहा जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेकर, छुट्टी लेकर बाकायदा घूमने जा रहे हो, आप जॉब छोड़ के नहीं जा रहे हो। क्योंकि बाहर ये माना जाता है कि अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो फिर आप उनके देश में जाके जॉब्स ढूंढोगे,
उनके देश में जाके पॉलिसी को डिफ़ॉल्ट करोगे, वीज़ा को डिफ़ॉल्ट करोगे। अब इसके बाद आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट मानते हैं हम लोग, ऑफिशियल जिसे कहते हैं। अब देखो, अगर कोई आपका वहाँ पर पर्सन है जो आपको इनवाइट कर रहा है, तो उसका आईडी प्रूफ लगाना मस्ट है, उसका इनविटेशन लेटर लगाना मस्ट है। इनविटेशन पे भी सेपरेट आप समझ गए होंगे वीडियो है, बट इनविटेशन में भी लिखा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्या रिलेशनशिप है आपका, और वो आपको क्यों इनवाइट कर रहे हैं, किन डेट्स पे इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप इनविटेशन पे जा रहे हैं तो क्या आप उनके साथ रहेंगे, अलग से होटल में रहेंगे, तो ये सब चीज़ें इन्विटेशन लेटर में लिखी होती हैं। सिमिलरली स्पॉन्सरशिप लेटर भी होता है, जिसमें अगला डिक्लेयर करता है जी इनका सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। उस केस में स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट भी बाकायदा चेक किए जाते हैं, याद रखिएगा। सेम वही डॉक्यूमेंट्स जो एक ट्रैवलर दिखाता है, यानी उसको भी अपनी अकाउंट स्टेटमेंट दिखानी होगी, उनको भी अपना जो भी वो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका भी प्रूफ साथ में काउंसलेट को दिखाना होएगा। ओके, अब आ जाते हैं आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। मेरे पास जो रिफ्यूज़ल के केसेस आते हैं, जब लोग बताते हैं कि जी हमने ऐसे अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया, हमने वहाँ अप्लाई करा था, रिफ्यूज़ हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक बार आप देखिए। तो हम जब देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप यकीन माने 50% से भी ज़्यादा केसेस में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम मिलती है। ट्रैवल आइटनरी लगा दी, उनको ये नहीं पता कौन से सीज़न की ट्रैवल आइटनरी लगा रहे हैं, इंटरनेट से कुछ भी कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दूसरा, होटल्स, रैंडम होटल्स लगा दिए। होटल्स बदलते रहते हैं दोस्तों, होटल्स के नाम चेंज होते रहते हैं, कोई एक चेन ओवरटेक कर रहा है, कोई दूसरा ग्रुप कर रहा है। आज जिस होटल का नाम XYZ है, एक महीने बाद उसका नाम ABC बाकायदा हो सकता है और हमें पता भी नहीं लगेगा, बट ये चीज़ें काउंसलर पकड़ लेते हैं। फ्लाइट एम ऑनलाइन किसी की फेक टिकट पे नाम हटा के अपना लगा दिया और ऊपर से लिख दिया कि ये जी टिकट है हमारी। ये कौन सा लॉजिक है? आपने अगर टिकट लगानी है, एक रिजर्व कॉपी लगा दो, कोई पैसा तो लगता नहीं उसमें। आपने वो भी नहीं लगाना तो एक जिसे मार्केट में डमी बोला जाता है, तरीके से उसको भी लगाया जा सकता है। तो आप फेक टिकट का सहारा ना लें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाएं। लास्टली, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपके पूरे ट्रैवल को कवर कर रहा हो। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। लोगों को लगता है कि नहीं, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बहुत है। अगर देखो, सबसे पहले समझो इंश्योरेंस का पर्पस क्या है। काउंसलेट ये कह रहा है कि भाई आप हमारे देश में आते हो, कल को आपको तबीयत खराब हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो आपका खर्चा कौन उठाएगा? हम थोड़ी उठाएंगे। तो हम कहेंगे नहीं जी, मेरी पूरी ट्रैवल सिक्योर्ड है, ये मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस है, इसमें मेरे को 25,000 यूरो का क्लेम है, 40,000 यूरो का क्लेम है, या 50,000 यूरो का क्लेम है, वो सब रेडी है। तो वो साथ में लगाया जाता है कि भाई वहाँ जाकर मैं अगर कुछ ऐसा मिसहैप होता है तो आई एम फुली कवर्ड, और मैं आपकी गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनूंगा। राइट? देखो लॉजिक है ना कितना। तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए हैं। अब क्या चाहिए? आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अच्छी बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 15 दिन में, 20 दिन में मिल जाती है। किसी भी आप इंडिया में किसी भी लोकेशन पे होंगे, आपको इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जाएगी। ज़्यादा सेफ साइड रहना चाहते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बाद में जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करे हैं वो सारे अरेंज करिए। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं VFS में, अपॉइंटमेंट लेना कैसे है? VFS की वेबसाइट पे जाइए, स्विट्जरलैंड के कॉलम पे क्लिक करिए, वहाँ पे टूरिज्म कैटेगरी को चूज़ करिए, एक आपकी प्रोफाइल बनेगी, अकाउंट बनेगा, उसको बनाइए। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। वहाँ पर कैटेगरी को चूज़ कीजिए और उसके बाद आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा, लोकेशन ओपन हो जाएगी। अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करिए, दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, कोलकाता है, पंजाब है, गुजरात है, जो भी आपकी लोकेशन है, आपने वो चूज़ कर लिया। अब उस लोकेशन पे आने वाले टाइम में कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल, आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब उस कैलेंडर में देखिए आपको कौन सी डेट सूट करती है, उसको बुक कर दीजिए। दैट्स इट। अब यहाँ पे फीस कितनी लगती है? VFS वाले आपसे फीस लेंगे 2-2,500 रुपये में ख़त्म हो जाता है। एम्बेसी की फ़ीस यूजुअली 90 यूरो के आसपास चल रही है, मोटा मोटा समझ लीजिए 10,000 एम्बेसी की फ़ीस भी है। और जिसकी भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, अब वो आपसे अपनी सर्विस लेते हैं, अपनी फ़ीस लेते हैं। कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 तक लोग लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किन से डील करना है, कौन है आप जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। 50,000 देने की जरूरत नहीं होती, सस्ते में काम हो जाता है। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जिससे वीज़ा आते हैं स्विट्ज़रलैंड के, और फिर मैं आपको बताऊँगा किन चीज़ों की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। बस लास्ट फेज़ है ये वीडियो का। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें स्विट्ज़रलैंड का, तो मेक श्योर आपके अकाउंट में रीजनेबल अकाउंट बैलेंस हो। लोगों को लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए में अकाउंट हमें दिखाने से स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिल सकता है। गलत भी नहीं है, कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन मैं पर्सनली हमेशा ये एडवाइस करूंगा कि कोई एक महंगा देश है तो कोशिश करें कम से कम आपके अकाउंट में 4-5 लाख रुपए के आसपास बैलेंस मेंटेन हो। दूसरा, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लोग लगाते हैं जो डायरेक्टली उनके अकाउंट से
डिस्कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड नहीं, डिस्कनेक्टेड। आईटीआर में दिखा दिया जी 3 लाख रुपए की आईटीआर डाली हुई है, अकाउंट में बैलेंस है 10 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए की आईटीआर, यानी पर्सन जो है वो महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है। तो 20 से 25 हजार रुपए कमाने के लिए, कमाने वाला पर्सन जो है वो स्विट्जरलैंड क्यों प्लान करेगा? अनलेस कोई सेकेंडरी मोटिव ना हो, अनलेस उसको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, अनलेस उसको कोई इन्वाइट कर रहा हो। अगर ये सब्जेक्ट्स मिसिंग है तो वीजा रिफ्यूज होता है। ओके, बट ये सब्जेक्ट्स अगर आपने लिंक कर दिए तो वीजा मिल जाता है। सिमिलरली आपने अगर अकाउंट बैलेंस अपना शो किया है, बट वो अकाउंट बैलेंस आपने एकदम से पैसा नहीं डाला, जी मेरे पास तो आए अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, परसों तक 50 हजार थे, सीधा मैंने 3.5 लाख रुपए डाले, अब वीज़ा दे दो, ऐसा नहीं होता। आपके अकाउंट बैलेंस इसलिए 6 महीने का मांगा जाता है ताकि वो आपके अकाउंट बैलेंस को लगातार चेक करते रहें कि आपका मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ, क्या खर्चे कर रहे हो, कहाँ से इनकम आ रही है, वो भी साथ में चेक किया जाता है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीआर की कंप्यूटेशन। अगर आप इस वीडियो के शुरू में आपने नोटिस करा होगा, मैंने कहा था कंप्यूटेशन अगर अच्छी बनी है तो ही लगाएं, अच्छी बनी है तो लगाएं, वो बेनिफिट में आएगा। ये एक और प्लस पॉइंट है वीज़ा मिलने का कि अगर आपकी कंप्यूटेशन अच्छे से बनी है, जिसमें आपने किसी एक लाइसेंस्ड सीए से बढ़िया तरीके से कंप्यूटेशन मैच करवाई है, प्रॉपर सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं, सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ रही है, तो आप उसको लगाना चाहिए, वो आपके फेवर में जाएगा। कौन सी चीज़ें जिससे वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, लास्टली ये समझ लेते हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ होता है अगर आपका लेटेस्ट कोई शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल है और आपने रिफ्यूज़ल के कारणों पर ध्यान नहीं दिया, बट आपको सुनाई दिया कि स्विट्जरलैंड के वीज़ा आ रहा है और आपने तुरंत लगा दिया, रिफ्यूज़ हो सकता है, बल्कि चांसेस ज़्यादा है ऐसे केस में रिफ्यूज़ होने के। जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, पहले रिफ्यूज़ल के रीजंस को ठीक करना होगा, तभी दूसरी जगह अप्लाई करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, ये भी बात मैं मानता हूँ, कभी कभी काउंसलर जल्दबाजी में आके गलती करते हैं, इसलिए वीज़ा अपील का एक ऑप्शन है जो एम्बेसीज की तरफ से दिया जाता है कि आप वीज़ा के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। वीज़ा पे अपील कैसे करते हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो है, किसी और दिन मैं आपको 2026 के नए फॉर्मेट्स भी बताऊंगा। तो जब आप वीज़ा के रिफ्यूज़ल आ जाता है तो बिल्कुल ब्लाइंडली दूसरी जगह जाके या स्विट्जरलैंड में जाके अप्लाई ना करें, ये सबसे बड़ा कारण है रिफ्यूज़ल का। साथ में रिफ्यूज़ल का कारण है अगर आप फ्रेश पासपोर्ट से स्विट्जरलैंड अप्लाई करते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड एक लीनियंट कंट्री है, वीज़ा दे देता है, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे उसको हमेशा डाउट रहता है कि भाई मैं जानता नहीं इनके बारे में, पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको पहली बार वीज़ा दे रहा हूँ, ये वापस ही ना है। आई हैव नो आइडिया अबाउट हु दे आर, ओके, कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवलर आर दे, हमारे पास ये सबूत नहीं है। तो ऐसे केस में वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इसके अलावा भी दुनिया भर के रीजंस होते हैं जिनसे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। और भी 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, जो लोगों को नहीं समझ में आते, बट वो स्ट्रिक्टली प्रोफाइल बेस्ड होते हैं कि प्रोफाइल में क्या चीज़ है और दिखाई क्या गई है। अगर उसमें कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो डिस्क्रिपेंसी है, तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं, राइट। अगर आपको इसमें हमारी हेल्प चाहिए हो, या आपका लेटेस्ट कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, या आप किसी भी दुनिया भर में किसी भी वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कंसर्न है उसको आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।